In this lecture, we will discuss laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations. So there are total 5 laws of chemical combination in which various scientists involved like Lavoisier, Dalton, Proust. So they formed some laws about the composition of matter and chemical reaction. First law is law of conservation of mass. Conservation of mass, That is given by a scientist Lavoisier. So conservation of mass means mass remain constant. During any physical or chemical change, the mass of the reactant is equal to mass of the product. So what is the statement of this law? During any physical or chemical change, the total mass of the reactant equal to total mass of the reactants equal to the total mass of the products. total mass of the products. जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का होगा मींस बिफोर रिएक्शन, और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बन जाएंगे आफ्टर रिएक्शन, तो मास दोनों का सेम होगा, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो। अब फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज क्या होती है, जिसमें फेस चेंज होता है। जैसे वाटर सॉलिड है तो ये चेंज हो जाता है मेल्ट होके वाटर लिक्विड में, तो दिस इज मेल्टिंग ऑफ आइस। वाटर सॉलिड मीन्स आइस, liquid means water. So mass of ice, because ice is now reactant, will be equal to mass of water. So this is for physical change. For chemical change, say we have a 2 mole of H2, O2 to form 2 water. Before reaction, we have 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. Water कितना before reaction? 0. After reaction, it becomes 0. We get 2 moles of water. So now mass बिफोर रिएक्शन, 2 मोल्स हाइड्रोजन के 4 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो जाता है 36। दैट इज बिफोर रिएक्शन, मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मास आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जब रिएक्शन हो गई तो कितने मोल बन रहे हैं वाटर के? 2 मोल्स, तो 2 मोल ऑफ वाटर का मास भी कितना हो जाता है 36 ग्राम। सो दैट इज इक्वल, इट मींस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is equal to total mass of the product. This is chemical change. So you can write one more definition of this law, that matter can neither be created, nor destroyed. Or second thing is, this law form the basis of balancing. Why we do balancing?
This law form the base of balancing of chemical equation. अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते तो ये लॉ जो है वो फुलफिल नहीं होना था. आफ्टर बैलेंसिंग वी गेट दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है 36 ग्राम. जब वाटर बन गया तो टोटल मास कितना हो जाता है 36 ग्राम. तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये फिजिकल प्रोसेस के लिए और केमिकल प्रोसेस के लिए ठीक है, बिकॉज इन केसेस के अंदर जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. एक में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक्सोथर्मिक, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज एंडोथर्मिक. तो इन केसेस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वली होता है. लेकिन एक थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस. उसमें ये लॉ जो है वो काम नहीं करता. दैट इज नॉट वैलिड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन. ये इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हो इसकी कि दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू फिजिकल चेंज और भी केमिकल चेंज. न्यूक्लियर में काम क्यों नहीं करता? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो एनर्जी आती कहां से है? इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा. प्रोडक्ट का मास थोड़ा सा रिएक्टेंट से कम होगा और उस मास को वो मास कहां चला गया? वो मास किसमें चेंज हो गया? एनर्जी में. केमिकल रिएक्शन में भी हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि उसका मास है जो वो इफेक्ट हो जाए. लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट, वेरी लार्ज यू कैन से अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस. सो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है इस केस में मास ऑफ रिएक्टेंट्स नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता. क्यों नहीं होता? मास ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा. क्यों? क्योंकि कुछ मास जो है वो हीट में, एनर्जी में चेंज हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज, नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर चेंज और न्यूक्लियर रिएक्शन. तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं. तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या है इसकी? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या है कि अगर हम ऐड कर दें कि द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. तो सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल टू sum of mass and energy of the products. तो ये अब सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है. मास एंड एनर्जी का सम रिएक्टेंट के लिए जितना है प्रोडक्ट के लिए भी उतना ही होगा. चाहे थोड़ा बहुत मास अगर एनर्जी में चेंज हो भी गया तो हमने दोनों को ऐड कर लिया. तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब जाते हैं सेकंड पे. Second law is law of definite proportion or constant composition. Number 2, law of definite proportion or constant composition. ये प्रूस्ट ने दिया था लॉ. साइंटिस्ट का नाम था Proust. इसकी स्टेटमेंट क्या है? गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion of its elements by weight. A given, or you can say a pure compound. A pure compound always contain
exactly the same proportion of its elements by weight. Its elements by weight or by mass, irrespective of their source. Irrespective of their source. कहां से आया वो, उसके irrespective, उस पर डिपेंड नहीं करता. और मेथड ऑफ प्रेपरेशन. मेथड ऑफ प्रेपरेशन तो ना तो वो डिपेंड करता है सोर्स पे, कहां से आया कंपाउंड, ना वो डिपेंड करता है कि किस मेथड से बनाया गया है. कोई भी प्योर कंपाउंड होगा तो उसकी जो कंपोजिशन है वो एग्जैक्टली जो है सेम होगी. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें फर्स्ट, जैसे रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स के हिसाब से हमारे पास वाटर है. वाटर इज अ प्योर कंपाउंड. द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 2:16 or you can say 1:8. 1 part by weight of hydrogen combined with 8 parts by mass of by weight of oxygen. This ratio is fixed. रेशियो फिक्स है, चाहे आप वाटर का जो सोर्स है वो कोई भी हो. मींस चाहे आपका रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, सी वाटर हो, वाटर फ्रॉम से यूएसए, वाटर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंग्लैंड, कहीं से भी ले लो, कोई भी सोर्स हो वाटर का, लेकिन वाटर की कंपोजिशन जो है वो पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में क्या रहेगी, कांस्टेंट. कंपोजिशन उसकी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी. ऐसे ही अगर हम देखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के बहुत से मेथड है. तो उसके सोर्स बहुत है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कैसे होती है, अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन करोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट होता है कंपाउंड, उसको हीट करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में HCl डालोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. So there are various methods by which we can prepare the carbon dioxide. और रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी प्रोड्यूस हो, कोई भी मेथड हो प्रेपरेशन का, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, 12:32, दैट इज 3:8. रेशियो इज फिक्स. तो इस लॉ का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी एलिमेंट कंबाइन करते हैं दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ प्योर कंपाउंड. क्या हम कहें कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट्स विच कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स. कहीं से भी आया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, लेकिन वो कंपाउंड जब भी बनेगा प्योर कंपाउंड, तब उसमें जो रेशियो होगी एलिमेंट की वो हमेशा फिक्स रहेगी. तो ये सेकेंड लॉ है. इसकी एक प्रॉब्लम करते हैं छोटी सी. This is a problem based upon constant composition, law of constant composition. The problem is 1.8 gram of certain metal burns in oxygen giving 3 gram of its oxide, and 1.5 gram of the same metal when heated in steam giving 2.5 gram of its oxide. So show that this data illustrates the law of constant composition. So first is when the metal burned in oxygen. So the reaction is like M plus, M is metal. We take n moles of O2. The oxide formed is MgO(ON). What is the mass of metal given? That is 1.8 gram. And mass of oxide given is 3 gram. What is the mass of oxygen? 3 minus 1.8. So this is 1.2. Now what is the ratio of metal and oxygen? Mass of metal is 1.8 is to
1.2. So ratio become 3:2. This is first case. Now come to second. Same metal, 1.5 gram of the same metal. See now we have a second case. M plus, take n moles of water to form its oxide and n mole of hydrogen are produced. What is the mass of metal? Is 1.5 gram. What is the mass of its oxide? 2.5 gram. What will be the mass of oxygen? To be right, mass of oxygen equal to 2.5 minus 1.5, that is 1.0 gram. So again find the ratio. M is to O. M is 1.5, O is 1, ratio is again 3:2. So in this problem, we prepared metal oxide by two ways, two methods of preparation. First method is by burning the metal, is oxygen. We get metal oxide. Second method is that we treat the metal with the steam, then oxide is formed. But every time when oxide is formed, the ratio of metal and oxygen is same. So this illustrates the law of constant composition. Come to the third law, law of multiple proportion. Law of multiple proportion, थर्ड लॉ करेंगे. इसकी प्रॉब्लम ही है एनसीईआरटी के अंदर, तो जब पूरी तरह से समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम जो है वो ट्राई करना. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ डाल्टन ने दिया है. ये क्या कहते हैं कि when two elements combined with each other, giving more than one oxide, or sorry, not oxide, compound, more than one compound, then mass of the one element, which combined with fixed mass of the other, always be a simple whole number ratio. This is a statement. Simple ratio means ratio is small natural numbers like 1:1, 1:2, 1:3. This is a simple ratio. So what is the statement? When two elements combine, let's take example and try to understand the statement. Suppose we have two elements, carbon and oxygen. When these two elements they combine, we get two oxides. One is carbon monoxide, another is carbon dioxide. So now, what is the mass of carbon? 12. In the carbon monoxide, the ratio of carbon and oxygen is 12:16. And in carbon dioxide, this ratio is 12:32. So, weight of carbon is fixed. The weight of carbon is fixed. Now, what is the ratio of oxygen? They are combined, ratio 1:2. So now, read the statement again. When two elements combine, so these are the two elements they combine, giving more than one compound, they give two compounds, carbon monoxide and carbon dioxide. Mass of the one element which combined, किस element की बात कर रहे हैं? Oxygen. This one element is oxygen. Put here oxygen. Mass of the oxygen which combined with the fixed mass of carbon
always bear a simple ratio. That ratio is 1:2. So you can take more example. One more example is we have a two element, sulfur and oxygen, and these sulfur and oxygen they combined to form sulfur dioxide and sulfur trioxide. Now see the ratio of S and O in this 32, 32, 32, 48. So mass of sulfur is fixed. And what is the ratio by which they combine with sulfur? 32:48, that is 2:3. This is also a simple ratio. You can take one more example. That is of nitrogen and oxygen. So nitrogen and oxygen are two elements. They combine, give 5 oxides. First is NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5. As the charge on nitrogen that varies from -3 to +5. So these 5 oxides are there. So now we have to find the ratio of nitrogen and oxygen. 14:16 here, 28:16 here, 28:48, 28:64, 28:80. अब किसका वेट फिक्स करेंगे? हम करते हैं वेट फिक्स नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का हर जगह 28 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 14, तो इसको भी 28 कर लें, तो ये 28 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32। अब इसका मास जो है वो फिक्स हो गया। अब ऑक्सीजन की रेशो देखें, 16, 32, 48, 64 and 80. So this ratio is 1:2:3:4:5. This is a simple ratio. So this is the law of multiple proportion. Next come to fourth law, Gay-Lussac's law of combining volume. So fourth law is for gaseous. When the gases combine, they always combine in a whole number. Fourth is Gay-Lussac's law of combining volumes. इसकी स्टेटमेंट क्या है? Gases combined in a simple ratio of their volume. Gases combined in the simple ratio of their volume at all condition of temperature and pressure. ये लिख लो आप स्टेटमेंट, gases combined in a simple ratio of their volume at all conditions of temperature and pressure. For example, H2, Cl2, 2HCl, all are gases. So in term of moles अगर हम लिखें, in term of moles इसके कितने मोल हैं? 1 mole, 1 mole, 2 moles. Means 1 mole of hydrogen combined with 1 mole of chlorine to form 2 mole of HCl. In term of volume लिखें तो 1 volume of hydrogen combined with 1 volume of chlorine to form 2 volume of HCl. Conditions क्या है? Temperature and pressure constant. So this law only give information about the gaseous, that when the gas molecule combine, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है गैस का, जब वो कंबाइन करेगा तो वो पूरे का पूरा करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाफ मॉलिक्यूल कंबाइंड, हाफ मींस नथिंग, नो यूज, नो मीनिंग। सो इसका इतना ही मतलब है इस लॉ का। फिफ्थ जो है वो है एवोगैड्रस लॉ, और इसको हम एवोगैड्रस हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं। ये भी गैसेस के लिए, इसमें है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल
equal volume of all gases contains equal number of moles. Contains equal number of moles under similar condition of conditions of T and P, temperature and pressure. तो क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? V is directly proportional to N. क्या क्या कांस्टेंट है? T and P. T and P are constant. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, ये भी यहां पे आप नोट कर लो. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 273 केल्विन, और प्रेशर हम लेते हैं 180 mm. तो इससे रिलेटेड एक इक्वेशन है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी स्टेट्स ऑफ मैटर में, PV इक्वल टू nRT. तो यहां से V और N का रिलेशन है, जो इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे. सो दिस इज द लॉ ऑफ, इस लॉ के बेस पे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं that 1 mole of any gas that is equal to 22.4 liter at STP, जो हमने मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा है. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मैंने एक एग्जांपल ले ली. जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट्स हैं. तो व्हेन दे रिएक्ट कंप्लीटली, carbon and oxygen, when they react completely, it give carbon dioxide. Completely इसलिए because carbon and oxygen also give carbon monoxide. So we take the compound which is end product, means complete reaction. Oxygen and hydrogen combine to form water. Carbon and hydrogen combine to form methane. Now the mass of in methane, say in methane there is 1 carbon, 4 hydrogen, so mass of carbon is 12, mass of hydrogen is 4. 4 parts by mass of hydrogen combined with 12 parts by mass of carbon. Okay, so water, there are 2 hydrogen, it means 2 parts by mass of hydrogen combined with 1 oxygen means 16 parts by mass of oxygen to form water. See carbon dioxide. There is 1 carbon means 12 parts by mass of carbon combined with 2 oxygen means 32 gram by parts by mass of oxygen. So what is reciprocal proportion? क्या कहता है कि when 2 elements, say we can take any 2 elements, oxygen, hydrogen, or you can take hydrogen, carbon. So when 2 elements like oxygen and hydrogen, they combine with the fixed mass of the third, like carbon. So the ratio by which these 2 combine with the fixed mass of third, there is one ratio. एक रेशो में ये कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ combine कर रहे हैं. That ratio, that is number 1 ratio. And the ratio by which they combine with each other, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर रेशो में कंबाइन कर रहे हैं. 2 रेशो हो गई. रेशो 1 एंड रेशो 2 या तो एग्जैक्टली इक्वल होगी या उसका सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा. ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लाइक व्हेन 2 एलिमेंट्स आर देयर, दे कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड, द रेशो बाय विच दे कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट एंड द रेशो बाय विच दे कंबाइंड विद ईच अदर are either the same or the simple multiple. This is the law. Now let's prove. We can take any element fixed, say this is fixed. So hydrogen and oxygen, they combine with the fixed mass of carbon. So here the mass of carbon is already fixed, 12. So what is the ratio by which hydrogen and oxygen combining with the carbon? Hydrogen 4,
carbon, oxygen 32. The ratio is 4:32 means 2:16. So this is the ratio by which hydrogen and oxygen that combine with the fixed mass of carbon. Now second ratio is they combine with each other. So they combine with each other by the ratio of 2:16. So both the ratio are same. So this is reciprocal proportion. You can fix the mass of other element also. Say let's fix the mass of some other element. Okay, fix the mass of hydrogen. Okay, so let's fix it. But here is a 4, here is a 2. So when you make it 4, it become 32. So now hydrogen become fixed. So these two elements they combine with hydrogen. In which ratio? This carbon combining 12, this is 32. So this is 12:32, means 3:8. Okay, now these two elements combine with each other. In which ratio? 12:32. That is also 3:8. So again the ratio is same. So this is your law of reciprocal proportion. You can also keep the mass of oxygen fixed. Just try yourself. So this is the last law of reciprocal proportion.